पहले जनरल सिवाच, आपका रुख करते हुए, ये जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी अगर इस वक्त कुछ जानना है तो वो ये कि रूस ने ये कहा आप अपने हथियार डालिए, हम बातचीत करेंगे, मामला सुलझ जाएगा। यूक्रेन ने भी हामी भरी है। क्या हम ये माने कि अब युद्ध की स्थिति यहां थोड़ी खत्म हो रही है, बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं, और ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं पिछले 2 दिन 3 दिन से, क्या वो खत्म हो जाएंगी सर? देखो अर्पिता, इसमें कोई शक नहीं है कि सिचुएशन क्रिटिकल है। कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अगले 24 घंटे के अंदर ही मुझे लगता है कीव फॉल कर जाएगा, क्योंकि रूस की जो फौजें हैं उन्होंने बिजली पानी सब काट दिया है और अब वो एडवांस कर रही हैं मेन जो उसका हेडक्वार्टर है। तो सच्चाई ये है कि इसमें अगर युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो ये ठीक रहेगा अगर यूक्रेन हथियार डाल दे। जेलेंस्की जो है वो एक प्रकार उसको तो निकाला जाएगा, क्योंकि मेन एम पुतिन का ये है किसी तरीके से पूरे यूक्रेन पे कंट्रोल करना, ऐसी सरकार लाना जो कि प्रो रशिया होगी। तो अगर चाहते हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ना हो, तो जो यूक्रेन की फौज को हथियार डाल देने चाहिए। मगर अगर हथियार नहीं डालते तब भी अगले 24 घंटे में रूस की फौज जो है पूरा कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि उसके पास काबिलियत और क्षमता है। देखो, दो बातें हमें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से ये लड़ाई हुई है, क्योंकि दोनों देशों की मिलिट्री को अगर आप कंपेयर करें तो रूस की मिलिट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यूक्रेन के मुकाबले, और जिस प्रकार से उसने प्री प्रोंग अटैक किया नॉर्थ से बेलारूस से और ईस्ट से जो डोनबास के इलाके से और साउथ से क्रीमिया और ब्लैक सी से, और एकदम डायरेक्टली वो आके कीव पे गए हैं और बाईपास करते गए माइनर पोजीशन, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया यूक्रेन का। आज पूरी एयर सुपेरिटी जो है वो रूस के पास है। तो मुझे लगता नहीं कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। कीव विल फॉल। अगर एक बार कीव फॉल कर जाता है तो पूरा यूक्रेन जो है वो कब्जे में हो जाएगा रशिया की। मैं दो बातें और कि जो ये सैंक्शन लगाई हैं अमेरिका ने और नाटो ने, उसका इतना इंपैक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि रूस ने पहले इसको फैक्टर इन कर रखा है। जो गैस और ऑयल जो ये बेचता था यूरोप में, अब वो चीन को बेचेगा और रेट्स बढ़ेंगे, मगर कोई खास इंपैक्ट उसका होने वाला नहीं है। तो सच्चाई यह है कि जो ये स्थिति अभी बन के आई है, ये स्थिति का जिम्मेवारी मुझे लगता है एक तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद हैं और दूसरा कहीं ना कहीं अमेरिका और नाटो कंट्री हैं, जिन्होंने एक यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत ने जो अभी निंदा प्रस्ताव था उसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से चला है, भारत ने बहुत ही अच्छा किया कि वो एब्सेंट रहे। वो ना नाटो के साथ है ना ही रूस को साथ है, उसका एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस स्टैंड है। बहुत ही ठीक काम किया, क्योंकि रूस भी भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि अगर हम वोट करते हैं फेवर में, निंदा के फेवर में, तो हो क्या होगा, रूस जो है चीन के ज्यादा नजदीक चला जाएगा और चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो। इसी प्रकार से अगर भारत जो है वीटो का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता था, अगर उसके अगेंस्ट वोट करता है तो वो अमेरिका को भी एटेगराइज नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बैलेंस व्यू इंडिया ने दिया है, और ऐसे में जिस प्रकार से भारत है वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है, वो कर रहा है। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो हालात हो रहे हैं यूक्रेन में, उसका जिम्मेवारी ज्यादातर मुझे लगता है अमेरिका और नाटो के कंट्री और जेलेंस्की हैं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उनको समझना चाहिए था कि जब वो नाटो का हिस्सा नहीं है तो नाटो के ट्रुप ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, तो वो लड़ नहीं पाएंगे। तो वो बेवकूफ क्यों नहीं उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, तो लड़ाई ही शुरू नहीं होती। लड़ाई ही शुरू नहीं होती, लड़ाई का वजूद ही गलत है। और अब वो कह रहा है कि मुझे हेल्प की जाए, ये चीज तो उसको पहले सोचना चाहिए था कि आप लड़ रहे हैं, उससे आपका मुकाबला नहीं है, आप बहुत कमजोर हैं, और जो डिमांड पुतिन कर रहे हैं वो एक बिल्कुल ठीक डिमांड थी। वो नहीं चाहते यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने और नाटो की कोर्ट जो है रूस के इतने नजदीक आ जाए। ये उनकी एक रेड लाइन थी,
वो उन्होंने ट्रो की थी, ये बात सबको समझ भी आ रखी थी। क्यों नहीं जेलेंस्की ने इसका विश्वास दिलाया कि आज वो यूक्रेन जो है नेटो का हिस्सा नहीं बनने वाला। उसने अपने देश को लड़ाई के अंदर रोक दिया और आज जो स्थिति पैदा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ है, मुझे लगता है यूक्रेन 5 से 10 साल पीछे चला गया। ये आप उतने ही जिम्मेदार अमेरिका को भी महसूस कर रहे हैं कि वो भी उतना ही जिम्मेदार है, पीठ फैलाता रहा और बाद में कह रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन बैठा दूर से तमाशा देख रहा है। सारी जो जिम्मेवारी है या गलती है वो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनकी है। वो इसलिए कि उनको ये पता था और अमेरिका ने पहले ये कहा था कि भाई हम फौज नहीं देंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे, और अमेरिका ने उनको जो बताया था कि आपके चारों तरफ फौजें आ गई हैं और ये लड़ाई हो सकती है। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जेलेंस्की हैं उनको पहले से ये पता था और उन्होंने यूएन में ये एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका को या नाटो को या यूरोपियन यूनियन को कोई सैंक्शन लगानी है तो सैंक्शन अभी लगानी चाहिए, युद्ध से पहले ही। अगर हमारे युद्ध हो गया और हमारी बाउंड्री खत्म हो गई, हम बर्बाद हो गए, तो उसके बाद सैंक्शन लगाने से फायदा क्या। वही चीज आज हो रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि सैंक्शन से कुछ होता नहीं है। सैंक्शन जो है अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे लगाया, ईरान पे लगाया, और तो और जो हिंदुस्तान के ऊपर 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमारे ऊपर भी लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रीमिया को जब रूस ने कब्जा 2014 में, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद में उसकी इकोनॉमी ग्रो हुई है। और जो सैंक्शन भी वो लगा रहे हैं बड़ी सिलेक्टिव है। जो स्विफ्ट बैंक से के ऊपर में जो लेन देन होता है उसके ऊपर उन्होंने बैन लगाया नहीं है। जो इनका अभी गैस का जो यूरोप को आती है उसके ऊपर नहीं लगाया है। तो सब चीज़ों को देखते हुए ये जो है कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि 5 दिसंबर 1994 को एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम था, समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो यूक्रेन है वो अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास उस समय थे, बल्कि उनके पास इतने ज़्यादा थे कि रशिया और अमेरिका के बाद में तीसरे नंबर पर इनके पास थे। तो इनको कहा था कि अगर आप ये डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आप पे कोई अटैक नहीं करेगा। और ये एक पैक्ट है जो सिग्नेचर किए हुए हैं अमेरिका ने, यूके ने और रशिया ने, कि हम आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे। अब ये उल्टा हो रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो जितनी भी ये पैक्ट हैं, जो ये रिजोल्यूशंस हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये जो अगर जो यूएन में भी अगर प्रस्ताव पास भी हो जाता तो क्या पुतिन हटा लेता? उससे नहीं हटाता। वो उसको जो है उसको इकोनॉमी उसकी तो आमदनी बढ़ रही है, अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो गैस के और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं और वो रशिया को काफ़ी फायदा हो रहा है। जैसा जनरल सिवाच ने बोला, वो ऑयल भी और गेहूं भी जो है वो चाइना को बेच रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी जो ये असल में देखा जाए तो इस युद्ध का कोई मतलब ही नहीं था। रशिया को भी ये पता था कि नाटो जो है अभी डिफंक्ट है। फ्रांस ने कहा ब्रेन डेड हो गया है। कोई भी इसमें जो है अभी बिल्कुल खत्म था ये। लेकिन जो पुतिन का सपना है वो दोबारा जो है रशिया को एक और जो ये इसको सोवियत यूनियन बनाना चाहता है, और इसी वजह से उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, जॉर्जिया को अपने पास ले लिया। अभी जो यूक्रेन को लेकर के वो पूरा, और बेलारूस पहले उनके पास में ही, तो उनका जो मेगा प्लान ये है कि वो अपनी उनके एम्बिशंस हैं कि वो दोबारा स्थापित करें। और उन्होंने ये कहा भी है कि 1991 में रशिया का जो ब्रेक हुआ है, जो नाटो जो सोवियत यूनियन का जो ब्रेक हुआ है वो एक गलती थी, और वो उसको दोबारा, उनके एम्बिशन बड़े हाई हैं। और तो और उनके जो बिजनेसमैन हैं उनके पास गए, उन्होंने कहा जी हमको भी नुकसान हो रहा है, तो उनको भी उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि इस समय जो है नुकसान झेलना पड़ेगा आपको, और जो है हमको ये युद्ध चलाते रहना है, और हमको जो है यूक्रेन पर कब्जा करके वहाँ पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठानी है। तो ये बेसिक मंशा है, ये इच्छा है, और यही उनका प्लान है, यही यूक्रेन कर रहा है।